और बात करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी नेता ने लगवाए मुख्तार के पोस्टर। मुख्तार की मौत के बाद मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील। बड़ी जानकारी लखनऊ से। मुख्तार की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के पोस्टर लगवाए, साथ ही मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव ने लगाए पोस्टर। बड़ी जानकारी, राम सुधाकर यादव ने पोस्टर लगवाए हैं। सपा कार्यालय पर पोस्टर लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी, मुख्तार की मौत के बाद मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की गई है। समाजवादी पार्टी नेता ने मुख्तार के पोस्टर लगवाए हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवाए हैं। तो समाजवादी पार्टी नेता ने मुख्तार अंसारी के पोस्टर लगवाए हैं सपा कार्यालय के बाहर। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। मुख्तार की मौत के बाद मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की गई है। तो सपा नेता राम सुधाकर यादव ने पोस्टर लगवाए हैं। सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए हैं, साथ ही सभी मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की गई है। सपा नेता की ओर से राम सुधाकर यादव ने सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवाए हैं मुख्तार अंसारी के। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी नेता ने मुख्तार अंसारी के पोस्टर लगवाए हैं और मुख्तार की मौत के बाद मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की गई है। तो सपा नेता की ओर से मुसलमानों से अपील की गई है, ईद ना मनाने की अपील की गई है और मुख्तार की मौत के बाद मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की गई है, जिसके लिए सपा नेता की ओर से पार्टी कार्यालय के बाहर जो है पोस्टर भी मुख्तार अंसारी के लगाए गए हैं। तो लखनऊ से जानकारी मिल रही है। समाजवादी पार्टी नेता ने मुख्तार के पोस्टर लगवाए हैं। सपा कार्यालय के बाहर मुख्तार अंसारी के पोस्टर लगवाए गए हैं और मुख्तार की मौत के बाद मुसलमानों से अपील भी की गई है। वहीं एक और बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी की हिमायत में लगी होर्डिंग हटाई गई। बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी की होर्डिंग हटाई गई है। सपा दफ्तर पर राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग लगवाई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी के लिए ईद ना मनाने की अपील की गई थी और इसी को लेकर सपा नेता राम सुधाकर यादव की ओर से ये होर्डिंग लगवाए गए थे। ईद में 2 मिनट का मौन रखने की अपील की गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। सपा कार्यालय के बाहर से सूचना पर पहुंची पुलिस ने होर्डिंग को हटवाया। बड़ी जानकारी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस होर्डिंग को हटवा दिया है। बड़ी जानकारी मिल रही, मुख्तार अंसारी की हिमायत में लगी होर्डिंग कार्यालय के बाहर से हटाई गई है। पुलिस ने इस होर्डिंग को हटवा दिया है। सपा दफ्तर पर जो है या राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग लगाई थी। सब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर ये होर्डिंग लगाई थी, जिसे सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने हटवा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, मुख्तार की मौत के बाद जो है मुसलमानों से ईद ना मनाने की सपा नेता की ओर से अपील की गई थी और वो होर्डिंग भी लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि माफिया से मानने बने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब यूपी में सियासत भी काफी तेज हो चली है। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती समेत कई दिग्गजों के बयान मुख्तार अंसारी के परिजनों और मुख्तार अंसारी के पक्ष में दिए जा रहे हैं, इससे कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए मुख्तार अंसारी एक मुद्दा बन गए हैं और समाजवादी पार्टी इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाह रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर लग रहा है कि मुस्लिमों का वोट उन्हें मिलता है तो लोकसभा चुनाव में काफी सफलता मिल सकती है। और यहाँ बात करें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नेता सुधाकर यादव ने रात में एक पोस्टर लगाया और उसमें सुधाकर यादव ने यह लिखवाया कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर मुस्लिम पक्ष ईद न बनाए और नमाज में 2 मिनट का मौन रखे। तो साफ संदेश है कि कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों को समेटने के लिए सपा नेता ने यह पोस्टर लगवाया, लेकिन
पुलिस ने इसे हटवा दिया, रातों रात हट भी गया। लेकिन अब यह पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है और इसको लेकर सियासत भी काफी तेज हो चली है। फिलहाल जी आसिफ, लेकिन बात करें तो समाजवादी पार्टी जहां बीजेपी पर आरोप लगाती है कि धर्म की राजनीति करती है, यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब मुख्तार की मौत के बाद इस तरह के होर्डिंग लगाए जाते हैं, मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो 2 मिनट का मौन रखे और ईद ना मनाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भले ही विकास की बातें करते हो चुनावी जनसभा में, लेकिन उनकी जात की राजनीति शुरुआती दौर से ही इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। अगर गौर करें इनके पीडीए के नारे पर तो साफ जाहिर हो गया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जातिगत वोट साधने के लिए जातिगत राजनीति कर रही है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यह जाहिर है कि इन वोटों को अपने पाले में करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और यहाँ मुख्तार अंसारी अब कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाताओं के लिए मुद्दा भी बन गए। कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल भी चढ़ाएंगे और उनके परिजनों से मिलेंगे भी। और ठीक उसके पहले सुधाकर यादव ने यह पोस्टर लगाकर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि इस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर जो सियासत चल रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता मुख्तार अंसारी को रॉबिनहुड, गरीबों का मसीहा कह चुके हैं। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाता जो है मुख्तार अंसारी को लेकर जो सियासत चल रही उस पर उनकी नजरें गड़ी हुई है। और जिस तरीके से ये होर्डिंग अब हटवा दिया गया है पुलिस की ओर से, और जब ये लगाया गया था तो राम सुधाकर यादव के अलावा क्या सपा के किसी और नेता का समर्थन भी था? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से यह पोस्टर लगाया गया, भारी भरकम पोस्टर था और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पोस्टर के बारे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव या फिर कई बड़े नेताओं को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस यहाँ एक्टिव हुई और पुलिस ने इस पोस्टर को हटवा भी दिया। तो जिस तरह से सियासत को लेकर नूरा कुश्ती चल रही थी कि सपा को यह पता है कि वह बीजेपी को टक्कर वही पार्टी दे सकती है, ऐसा कई बार बयान आ चुका है। तो यहाँ पर चुनाव दो धुरी पर है, एक तो बीजेपी को हराने वाला और दूसरा वोटर है बीजेपी को जिताने वाला। तो ऐसे में जातिगत और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और मुख्तार अंसारी को लेकर भी अब समाजवादी पार्टी कोई मौका गंवाना नहीं चाहती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से यह पोस्टर लगाया गया, इसका नफा और नुकसान कितना समाजवादी पार्टी को होता है। जी आसिफ, बने रही हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरओ भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी, एसटीएफ ने कोचिंग संचालक अमित सिंह को अरेस्ट किया। कोचिंग संचालक अमित सिंह की गिरफ्तारी की गई है। आरओ मामले में गोमती नगर में कोचिंग चलाता था आरोपी अमित सिंह। मेरठ में पहले भी जेल जा चुका है आरोपी अमित सिंह। पूछताछ में अभी और कई नाम आने की उम्मीद। बड़ी जानकारी आरओ भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई एक और गिरफ्तारी जो है की गई। एसटीएफ ने कोचिंग संचालक अमित सिंह को अरेस्ट कर लिया है। लखनऊ से ये जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है आरोपी अमित सिंह पहले भी मेरठ में जेल जा चुका है और गोमती नगर में कोचिंग चलाता था और कोचिंग संचालक अमित सिंह की गिरफ्तारी की गई एसटीएफ की ओर से। बड़ी जानकारी आरओ पेपर भर्ती लीक मामले को लेकर लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। एसटीएफ ने कोचिंग संचालक अमित सिंह को अरेस्ट कर लिया है और पहले भी यह जेल जा चुका है। तो अभी और भी कई नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी पेपर आरओ भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। तो एसटीएफ ने कोचिंग संचालक अमित सिंह की गिरफ्तारी कर ली है। और मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, आरओ मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अमित सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल,
बता दूं कि पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की तर्ज पर अब यूपी एसटीएफ आरओ परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड और इस गिरोह के जो भी सदस्य हैं उन पर अब टूट पड़ी है। लगातार एसटीएफ को सफलता भी मिल रही है। अभी 2 दिन पहले नोएडा से राजू नैन मिश्रा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और राजू नैन मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि यह आरओ परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड है और सरगना है और जिससे काफी पूछताछ की गई। उसने कई राज गुजरे और उसके बाद एसटीएफ ने अमित सिंह को राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किया और जिसके बारे में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वह जेल भी जा चुका है और मेरठ से लेकर कई शहरों में इसने पेपर लीक कराने का ठेका ले रखा था और अभ्यर्थियों को प्रश्न का उत्तर भी समझा दिया था। लेकिन अब एसटीएफ पूरी तरह से एक्टिव है। राजू नैन मिश्रा के बाद अमित सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर कौशाम्बी से जेल भेजने की तैयारी कर रही है और यह भी पता चला है कि राजू नैन मिश्रा की पत्नी भी पूछताछ में पता चला है कि राजू नैन मिश्रा की पत्नी भी पेपर लीक जी आसिफ बताया जा रहा है कि अभी और भी कई सारे नाम जो है इसमें सामने आ सकते हैं जब पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, एसटीएफ की रडार पर पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं लेकिन एसटीएफ की कार्रवाई अभी आगे जारी रहेगी क्योंकि राजू नैन मिश्रा और अमित सिंह से कई महत्वपूर्ण सुराग और राज एसटीएफ ने उगलवा लिए हैं और जिनके आधार पर अब एसटीएफ पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सूत्रों का यह कहना है कि अभी प्रयागराज और मेरठ से कई ऐसे संदिग्ध गैंग है जो राजू नैन और अमित के संपर्क में था और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर लेगी क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक मामले में सरकार की किरकिरी हुई थी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को निर्देश दिया था और इस निर्देश के बाद यूपी एसटीएफ पूरी तरह से एक्टिव हुई और पुलिस भर्ती पेपर मामले में करीब 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की और इसके बाद आरओ परीक्षा पेपर लीक के भी सभी जो आरोपी है उनको जी आसिफ अगर बात करें आरोपी जो अमित सिंह गिरफ्तार किया गया है, क्या इससे पूछताछ हुई है? क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही तो बताया जा रहा है कि पहले भी ये जेल जा चुका है और अभी तक इसका क्या ये पहले भी इस तरह की चीजों में संलिप्त था, इसको लेकर क्या जानकारी मिली है? जी बिल्कुल बता दूं, अगर अमित सिंह की बात करें तो अमित सिंह राजू नैन मिश्रा के संपर्क में रहकर पूरा जाल बिछाया था, चाहे प्रयागराज हो, चाहे मेरठ हो या फिर कौशाम्बी। यहाँ पर इनका खासा नेटवर्क चलता था और यह लोग मोटी रकम अभ्यर्थियों से लेकर उन्हें परीक्षा पेपर लीक कर देते थे जिससे यह एक अपने आप में बड़ा मामला हो गया था परीक्षा पेपर लीक का और यही वजह रही कि एसटीएफ अब ऐसे पेपर लीक करने वालों को पाताल से भी ढूंढ कर जेल भेजने का काम कर रही। अमित सिंह की बात करें तो अमित सिंह के मोबाइल और जिस तरह से उसके संपर्क से उसको पूरी तरह से एसटीएफ ने खंगाल डाला है और माना जा रहा है कि कई और ऐसे अमित सिंह और राजू नैन मिश्रा हैं जो परीक्षा पेपर लीक में शामिल थे, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जी आसिफ बात करें पेपर लीक मामले की तो अब तक कितने लोग जो है पुलिस के हिरासत में, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक की बात करें तो पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसके बाद ठीक आरओ परीक्षा पेपर लीक हुआ, इसमें भी दर्जन भर से ज्यादा जो है गैंग के सरगना गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अहम पहलू यह है कि आरओ परीक्षा पेपर और पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक गैंग का कहीं न कहीं कनेक्शन भी सामने आया है। दोनों गैंग मिलकर इस परीक्षा पेपर लीक मामले में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाए थे और अब लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। और शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआती दौर में एसटीएफ ने पुलिस भर्ती पेपर परीक्षा लीक मामले की तफ्तीश शुरू की तो उसके तार आरओ परीक्षा से भी जुड़े नजर आए। तो यह कहा जा सकता है कि दोनों परीक्षा पेपर लीक मामले में करीब 125 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
सरगना और मास्टर माइंड पकड़े जा चुके हैं और जो इनके गुर्गे हैं इनकी भी अब तलाश पूरी तरह से तेज कर दी गई। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास अंसारी की याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल की। मुख्तार के 40वें में शामिल होने की अनुमति मांगी। यूपी की कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। यूपी की कासगंज जेल में अब्बास अंसारी बंद है और 40वें में शामिल होने की मुख्तार अंसारी के 40वें में शामिल होने की अनुमति मांगी है और इसी को लेकर जो है याचिका दाखिल की। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की है। तो अब्बास अंसारी की याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी ने इसको लेकर याचिका दाखिल की है। तो फिलहाल जो है कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी और पिता मुख्तार के 40वें में शामिल होने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी है, जिसको लेकर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो दिल्ली से जानकारी, अब्बास अंसारी की याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में अब्बास की ओर से याचिका दाखिल की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गया है। अजित, अब्बास अंसारी की याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने पिता मुख्तार अंसारी के 40वें में शामिल होने की जो है सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है, याचिका दाखिल की है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते दिनों मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। वो आरोपियों में जेल में बंद था और उसको लेकर के अब जो उसके बेटे हैं अब्बास अंसारी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें विशेष अनुमति मांगी है कि जो मुख्तार अंसारी का 40वें का जो कार्यक्रम होगा उसमें वो शिरकत करना चाहते हैं और उसी के लिए अनुमति मांगी है। हालांकि अब्बास अंसारी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें उन्होंने तत्काल कार्रवाई की, जो इसमें माफी वो तत्काल सुनवाई की मांग की है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर के 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिलहाल अब जाहिर सी बात है, अगर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट को 9 अप्रैल को इंतजार करना पड़ेगा। क्या देखने वाली बात होगी, क्या अब्बास अंसारी को अनुमति मिल पाती है या नहीं मिल पाती है कि वो जी अजित, और अगर बात करें अब्बास अंसारी के वकील की, उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने तत्काल इस पर सुनवाई करने की अपील की है और 40वें में शामिल होने की जो है सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है, तो उनकी ओर से क्या कहा गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी मोहर लगाएगी? देखिए बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने कहा जिस तरीके से इस मामले में बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि अब्बास अंसारी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि 9 अप्रैल को होगी, तो ऐसे में अब कोई भी शायद 9 अप्रैल से पहले किसी भी तरह की जल्दबाजी शायद ज्यादा होगा, क्योंकि 9 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब्बास अंसारी को राहत देता है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब्बास अंसारी ने विशेष जो मांग की है वो यही मांग की है कि वो चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी के 40वें में वो शिरकत करें। फिलहाल अभी वो यूपी के कासगंज जेल में बंद है और इसी को लेकर के विशेष तौर पर अब्बास अंसारी ने ये याचिका दायर की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली में बच्चे चोरी गैंग का पर्दाफाश। सीबीआई की छापेमारी में 8 नवजात बच्चे बरामद। अस्पतालों में बच्चा चोरी करते थे आरोपी। तो बड़ी जानकारी ये सामने आ रही, सीबीआई की छापेमारी में 8 नवजात बच्चे भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में बच्चा चोरी का मामला है और इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। अस्पतालों में बच्चा चोरी करते थे ये आरोपी। अस्पताल का वार्ड बॉय और स्टाफ भी गिरफ्तार किया गया है। तो सीबीआई की छापेमारी में 8 नवजात बच्चों को बरामद किया गया है। तो दिल्ली में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है और सीबीआई की छापेमारी में 8 नवजात बच्चों को बरामद किया गया है। और एक बार फिर से अजित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजित, दिल्ली में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते कुछ समय से राजधानी दिल्ली में बाल तस्करी का मामला बड़ी तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी इससे पहले हाल ही में बेगमपुर इलाके में भी पुलिस ने बच्चा तस्करी के मामले का खुलासा करते हुए जिलों के कई लोगों को पकड़ा था और उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब इस मामले में सीबीआई एक्टिव मोड में आई है और सीबीआई ने देर रात को दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी की है, जिसके बाद
तकरीबन 7 से 8 बच्चों को जो है रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी सीबीआई की तरफ से की है, जिसमें दिल्ली के उन्हें कुछ इलाका है जैसे केशवपुरम हो गया, केशवपुरम में भी देर रात को सीबीआई ने छापेमारी की और यहाँ से भी तकरीबन 3 नवजात बच्चों को जो है टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। और इसके साथ ही जो बाल तस्करी में जो लोग शामिल थे तकरीबन 8 से 9 लोगों को उनको भी गिरफ्तार किया और इसमें महिलाएं भी बताई जा रही है। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस पूरे बाल तस्करी गिरोह में कुछ अस्पताल के लोग और आईवीएफ सेंटर के लोग भी शामिल थे। जी अजित, लेकिन बात करें जिन अस्पतालों से बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था, क्या उन अस्पतालों के नाम सामने आए हैं जहां से बच्चे चोरी किए जाते हैं? देखिए बिल्कुल जो बताना चाहूंगा, अभी आधिकारिक रूप से अस्पतालों के नाम जो है वो साझा नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ अस्पताल के नाम सामने आ रहे हैं जिसमें पटेल नगर में आईवीएफ सेंटर है, इसके अलावा दिल्ली के मतलब एक अस्पताल है, कुछ इन अस्पतालों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि इन बच्चों को खरीद फरोख्त किया जाता था, तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए में बच्चों को आगे उन लोगों को बेचा जाता था जिनके परिवार में बच्चे नहीं हैं। और ये इसी तरीके से गिरोह जो है पिछले लंबे समय से चल रहा था और ये गिरोह दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग अन्य कई राज्यों में भी इस गिरोह के जो स्टार हैं वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी जी अजित, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अस्पताल के वार्ड बॉय और स्टाफ भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो क्या इसकी जानकारी अस्पताल के प्रशासन को नहीं थी? देखिए बिल्कुल जो बताना चाहूंगा, ये अब कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि जब सीबीआई की टीम इस मामले में जांच करेगी तो ही इसका खुलासा हो पाएगा कि क्या अस्पताल को इसकी जानकारी होती थी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है तो इसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अस्पताल की मिलीभगत भी कहीं ना कहीं पूरा इस मामले में संदेह के घेरे में जरूर आ रही है। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई की टीम इस समय जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा क्या अस्पताल की भूमिका कितनी हुआ करती थी इस पूरे गिरोह में। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी का अब्दुल करीम तेलगी गोरखपुर में गिरफ्तार, बड़ी जानकारी। और 1 करोड़ नकली स्टाम्प के साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 84 साल का कमरुद्दीन निकला इस धंधे का मास्टरमाइंड। 1 करोड़ 52,000 के नकली स्टाम्प भी बरामद किए गए हैं। कमरुद्दीन के पास स्टाम्प छापने वाली मशीन भी बरामद की गई है। असली स्टाम्प से निकली रद्दी से बन रहे नकली स्टाम्प। ये बड़ी जानकारी गोरखपुर से सामने आ रही। पुलिस पता लगा रही रद्दी बंगाल से आई या नासिक से। पिछले 40 साल से नकली स्टाम्प छाप रहा कमरुद्दीन। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में नकली स्टाम्प सप्लाई कर रहा था। कुशीनगर, महाराजगंज, बिहार में भी ये सप्लाई किए जा रहे थे। तेलगी की तरह ही कमरुद्दीन भी है स्टाम्प वेंडर। स्टाम्प के इस्तेमाल में होने वाले इंक पेपर भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गोरखपुर से नकली स्टाम्प का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया। 1 करोड़ के नकली स्टाम्प 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, असली स्टाम्प से निकली रद्दी से नकली स्टाम्प बना रहे थे। फिलहाल पुलिस जो है पता लगाने में जुटी हुई है रद्दी बंगाल से आई है या फिर नासिक से। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।